नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी काउंटडाउन बिगिंस। जीएसटी के लिए सरकारी बैंकों को हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी की तैयारियों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी की 8 सरकारी बैंकों के साथ हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। सरकारी बैंकों को हर राज्य में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या इस फैसले के बाद बैंकों का जीएसटी को लेकर समस्या का समाधान हो जाएगा या भी कुछ और मांगे बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए, जो भी छोटी मोटी बैंकरों की समस्याएं थी और खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन की समस्या को लेकर बैंकरों ने चिंता जताई थी, उसका आज रेवेन्यू सचिव हसमुख अढ़िया है, उन्होंने पूरी तरह से समाधान कर दिया है और ये कह दिया है कि हर राज्य में, हर जोन में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके पीछे तर्क ये है कि कोई भी राज्य ये मानने को तैयार नहीं कि उनके राज्य में अगर कोई बैंकर सेवा देता है तो सर्विस टैक्स केंद्र उसको वसूल करे। राज्य खुद चाहते हैं वसूल करना और इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आई है। हालांकि ये अगर कॉम्प्लिकेशन है तो इसके लिए केंद्र ने अब ये कह दिया है सभी बैंकर्स को कि वो अपने अपने यहाँ एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, ताकि जो जीएसटी को लेकर जो भी कंप्लायंस है उसको बेहतर तरीके से बैंक पूरा कर सकें। तो अब बैंकर्स की जो बैठक के बाद जब हमने कुछ बैंकर से बात की तो हालांकि उन्होंने कैमरे पर बात नहीं किया, लेकिन एक कह सकते हैं मोटा मोटी संतुष्टि जताई है कि 1 जुलाई से जीएसटी देश में लागू करने के लिए उनको पूरा सहयोग रहेगा। हर पूरे तरह से वो सहयोग करेंगे और वो सरकार के साथ हैं। हालांकि उनकी जो छोटी मोटी चिंताएं थी वो भी दूर हो गई हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बैंकर्स की समस्याओं का समाधान, शंकाओं का समाधान ने सरकार ने पूरी तरह से करने की कोशिश की है और बैंक भी अब एक तरह से लगता है कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं और 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू करने में योगदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आलोक, रेलवे को लेकर भी मतलब जीएसटी में कुछ कंफ्यूजन था, क्या उसको लेकर कोई बात हुई है, कंफ्यूजन दूर हुई है? बिल्कुल, देखिए, जो समस्या बैंकर्स के साथ है वही समस्या रेलवे के साथ है, क्योंकि रेलवे भी हर जोन में बटा हुआ है। करीब 14 जोन है, 14 जो जोन है, 76 डिवीजन है, तो और ये अलग अलग राज्य में होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो रेलवे सर्विसेज देती हैं तो वो हर राज्य चाहेगा कि उसके सर्विसेज का फायदा उनकी झोली में जाए, न कि उसे केंद्र वसूल करे। तो इस सिचुएशन में जो समस्या बैंकर्स के साथ है वही समस्या रेलवे के साथ है और रेलवे को भी हर राज्य में, हर जोन में, हर डिवीजन में उन्हें जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो रेलवे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने एक कह सकते हैं कि एक मांग भी रखी थी कि उनकी जो इंटरनल सप्लाई है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। उस पर भी वित्त मंत्रालय ने एक तरह से कहें तो उसको मना कर दिया है, क्योंकि ये मामला स्टेट का है। स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मूवमेंट होता है किसी भी गुड्स का, चाहे वो रेलवे का इंटरनल सप्लाई का ही मामला क्यों ना हो, वहां पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हर जोन में रेलवे अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत कराए। तो हालांकि ये थोड़ी पेचीदगी है, लेकिन चूंकि देश में पूरी तरह से जीएसटी लागू होना है तो चाहे वो रेलवे हो चाहे वो बैंक्स हो, सबको जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बात सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया आलोक, इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से पहले जितनी भी बारीकियां, जितनी भी परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। वैसे जीएसटी से पहले कंपनियां अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए महासेल ऑफर लेकर आई हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव पर कंपनियां भारी डिस्काउंट्स दे रही हैं। मुंबई में जीएसटी से पहले रिटेलर्स की महासेल की रियलिटी चेक किया जी बिजनेस संवाददाता अनुराग शाह ने। इन दिनों अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, फुल पेज एड्स आ रहे हैं और ये विज्ञापन दावा कर रहे हैं कि रिटेलर जो हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं, जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। 50% से लेके 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर। और ये जो डिस्काउंट है जीएसटी से पहले दिया जा रहा है। तो हम एक रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या सही में ये जो विज्ञापनों में दावे किए जा रहे हैं वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में खरीदारी करने जाते हैं तो वहां आपको ये डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता। तो ये जो रियलिटी चेक है कि जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो शोरूम है यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े टीवीज, एलईडी टीवीज। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि दावा किया जा रहा है कि ये जो टीवी है 4K HD टीवी, उसमें
आपको 60% देना है और जो रिटेलर है वो 40% आपको डिस्काउंट दे रहा है। इसी तरह से एक और ये जो मिताशी का टीवी है वहां पर तो डिस्काउंट 66% है, आपको केवल 34% देना है, यानी 1,09,000 रुपये से जो ज़्यादा का टीवी है उसके लिए आपको 36,990 रुपये देने हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो टीवी है वहाँ पर 38% डिस्काउंट, 31% डिस्काउंट या फिर 32% डिस्काउंट यानी और 35% डिस्काउंट, यानी ज़्यादातर सामानों पे डिस्काउंट है। 30% से ज़्यादा का डिस्काउंट है, यानी जो MRP है उसके ऊपर आपको 70% ही देना है और बाकी का जो 30% है वो कंपनी दावा कर रही है कि वो देगी। बड़े जो LED टीवीज है वहां पर तो आपने देखा कि जिस तरह से डिस्काउंट दिया जा रहा है 30%, 40%। एक प्रोडक्ट ऐसा भी था जहां पर 66% का भी डिस्काउंट था। ये माइक्रोवेव का सेक्शन है, यहां पर भी 1-2 पीस मुझे दिख रहे हैं जो जिसमें दावा कर रहे हैं 30% डिस्काउंट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो फ्रिज का सेक्शन है वहां ज्यादातर फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ है सोल्ड आउट, क्योंकि कल वीकेंड का दिन था, सैटरडे संडे का था, तो सारे एक रोज में आप देख सकते हैं ज्यादातर फ्रिज जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। क्योंकि फ्रिज के ऊपर हालांकि ज्यादातर जब रिटेलर्स हैं वो डिस्काउंट जो होता है उनका 10 से 15% होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिज है वहां पर 30% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी वजह से ज्यादातर जो फ्रिज है वो सोल्ड आउट है। हालांकि कुछ फ्रिज आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर टैग लगा हुआ है, जो बड़े फ्रिज कहलाते हैं, जंबो फ्रिज कहलाते हैं, वहां पर 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपको 72% देना है। और जो फ्रिज जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है वहां पर आपको 73,000 रुपए ही चुकाने हैं। ऐसा कैसा एक और फ्रिज है जिस पर 29% का डिस्काउंट है और आपको जो फ्रिज 1,10,000 रुपए का है उसके लिए 77,000 रुपए चुकाने हैं। तो मोटा मोटा जो जिस तरह से GST के बाद चीजें चेंज हो जाएगी, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो उसी को देखते हुए जो रिटेलर्स है वो अपना स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है वो क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो शायद तक 1 साल के पहले के भी हो सकते हैं, पुराने प्रोडक्ट हैं, तो इन पर उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से जो रिटेलर्स हैं चाहते हैं कि ये स्टॉक क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने बताया है कि जो एक्साइज का जो कंपोनेंट है इनपुट क्रेडिट में उस पर 60% तक ही रिफंड मिलेगा। तो ये जो मौका है काफ़ी अच्छा मौका है। कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहता है, हर तरह के प्रोडक्ट पर शानदार ऑफर है। तो अभी हमने इस शोरूम का एक जायजा लिया, इसके अलावा दूसरा भी शोरूम का जायजा लेते हैं कि वहां पर भी क्या जो ऑफर्स क्लेम किए जा रहे हैं अखबारों में वो ऑफर्स है या नहीं है। आइए चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो ये शोरूम था उसमें किस तरह के डिस्काउंट थे। इसके बाद हम एक और बड़े रिटेलर के शोरूम के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर दावा किया जा रहा है ओपन बॉक्स स्टॉक क्लियरेंस एंड सेल अप टू 50% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि जो दावा है वो सही में इतने डिस्काउंट मिल रहे हैं या फिर ये केवल विज्ञापन ही है। ओपन बॉक्स स्टॉक क्लियरेंस सेल का दावा किया जा रहा है इस रिटेल चेन के द्वारा। और अगर हम देखें तो जो ये बड़ा LED टीवी है जिसपे कंपनी 36% डिस्काउंट देने का दावा कर रही है, जो 70,000 का टीवी था वो करीबन 44,000 में मिल रहा है। इसके अलावा और भी जो LED टीवीज़ है हमने देखा कि वहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि और जैसे कंपनी का दावा है अप टू 50%, तो 30% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर फ़ोन्स की जो रेंज देखें तो फ़ोन्स में भी आप देख सकते हैं करीबन कुछ चुनिंदा फ़ोन्स हैं 59% डिस्काउंट, 42% डिस्काउंट। हालांकि ये जो मॉडल्स हैं ये पुराने मॉडल्स हैं, अभी इतने चलन में नहीं है। शायद तक हो सकता है ये 2 साल पुराना मॉडल हो और GST के आने के बाद जो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस पे इतना हैवी डिस्काउंट दिया गया है। और बाकी भी कुछ मॉडल्स हैं जहां पर 20-30% तक के फ़ोन्स के ऊपर डिस्काउंट्स हैं। अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज सेक्शन में ज़्यादातर जो फ्रिज है यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर जो है वो सोल्ड आउट स्टिकर्स है, यानी ये जो फ्रिज हैं ये बिक चुके हैं, क्योंकि ये जो सेल चल रहा है वो पिछले 8-10 दिन से चल रहा है, इसलिए ये फ्रिज बिक चुके हैं।
जीएसटी के स्टॉक क्लियरेंस सेल के अंदर 50 से 60% तक के डिस्काउंट जरूर मौजूद है, लेकिन ये जो डिस्काउंट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पर हैं जो 2017 के नहीं हैं, 2-3 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ग्राहकों के लिए ये सुनहरा मौका है क्योंकि इतने डीप डिस्काउंट दिवाली के सेल में भी नहीं मिलते हैं। कैमरा पर्सन अशोक सुनावने के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। जीएसटी आने से पहले कुछ और आपको बताएं कहां पर चल रही है क्लियरेंस सेल। पेटीएम कल से प्री जीएसटी क्लियरेंस सेल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और अप्लायंसेस पर कैशबैक का ऑफर मिलेगा। और 3 दिनों तक चलने वाले इस सेल के तहत 6000 रिटेलर्स और 500 से ज्यादा ब्रांड्स मौजूद होंगे। पेटीएम के प्री जीएसटी सेल में आपको टेलीविजन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, लैपटॉप और डीएसएलआर कैमरा पर 20,000 तक का कैशबैक का ऑफर होगा। वहीं ब्लूटूथ स्पीकर, फुटवेयर्स और एक्सेसरीज पर 50% तक की छूट है। इसके साथ ही इन आइटम्स पर 25% तक का कैशबैक का ऑफर भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियों में एनपीए के खतरे को लेकर आज टेलीकॉम कंपनियों और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी आईएमजी की बीच बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हुए। आज की बैठक में रिलायंस जियो, टाटा टेली, एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपना पक्ष रखा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों को बेल आउट पैकेज देने का विरोध किया है। रिलायंस जियो ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। रिलायंस जियो ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां नई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनके ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। जियो ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फंड जुटाने के लिए या तो हिस्सेदारी बेचनी चाहिए या फिर कंपनी के अंदर से ही फंड जुटाकर नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए। जियो के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 1,25,000 करोड़ रुपए निवेश करने और कर्ज चुकाने की जरूरत है। मिनिस्टर गेसी मनचंदा से ही और जानकारी लेते हैं। असीम, आज की बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते कर्ज को लेकर के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की आज 4 टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक हुई। ये टेलीकॉम कंपनियों के साथ पहली बैठक थी। आज इसमें रिलायंस जियो और आरकॉम, एयरसेल और टाटा टेली ने अपना पक्ष जो है वो रखा। जहाँ तक मैं रिलायंस जियो की बात करूँ तो रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का पैकेज देने के सख्त खिलाफ है। रिलायंस जियो का ये कहना था कि टेलीकॉम कंपनी अपनी एसेट्स को बेचे और उसके बाद जो है अपना डेट जो है वो पे ऑफ करे और नेटवर्क के अंदर जो है उसमें इन्वेस्ट करे। रिलायंस जियो का साफ साफ ये कहना था कि जो भी हालत हुई है टेलीकॉम कंपनियों की, ये उनकी वजह से हुई है और उनको खुद ही उन्होंने अपने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं किया, जिसकी वजह से डाटा का मार्केट जो है ग्रोथ नहीं हुआ और उनको जो है अलर्ट जो उनको रिटर्न जो है वो मिलना जो है कम हो गए। तो रिलायंस जियो ने साफ साफ ये कहा कि जो जीएसटी है उसमें थोड़ी सी राहत जो है सरकार दे सकती है, यूएसओ फंड में जो है रिडक्शन कर सकती है और लाइसेंस फीस के अंदर थोड़ा रिडक्शन कर सकती है। लेकिन जहाँ तक स्पेक्ट्रम पेमेंट और स्पेक्ट्रम के जो एसयूसी चार्जेस है उसमें किसी भी तरह का रिडक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाकी 3 कंपनियों की बात करूँ, एयरसेल, आरकॉम और टाटा टेली, जो कि काफ़ी लंबे समय से कर्ज के अंदर दबे हुए, टेलीकॉम कंपनियों की हालत जो है काफ़ी ख़राब भी है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने तो 7 महीने का पीरियड जो है वो भी मांगा। तो इन कंपनियों ने खासतौर पे मांग की थी कि डिमांड की थी कि एक राहत पैकेज, बेल आउट पैकेज जो है इन कंपनियों को मिलना चाहिए, जिसमें कि स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस कम होने चाहिए, लाइसेंस फीस कम होना चाहिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो भी सरकार को जो है कम करना चाहिए। तो इन कंपनियों की ये मांग थी। हालांकि अभी ये पहली बैठक थी जो ये ग्रुप है इसके बाद कल जो है बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद बैंकर्स जो है उनके साथ 14 तारीख को मुलाकात होगी और जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है, सेलुलर है, इनके साथ 16 तारीख को मुलाकात होगी। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार। बाकी आज की बैठक तो खत्म हुई है, कल भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही। नजर बनाए रखे, आपसे अपडेट लगातार आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो के फ्री ऑफर का असर अब भी कायम है। अब आइडिया ने 396 रुपए में 70 GB डेटा का ऑफर दिया है। ये ऑफर आइडिया के चुने हुए प्रीपेड ग्राहकों को मिलेगा। स्कीम के तहत ग्राहकों को 70 दिन तक रोजाना 1 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को आइडिया से आइडिया पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। दूसरे नेटवर्क पर 3000 मिनट्स लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसमें रोजाना 300 मिनट्स और हफ्ते में 1200 मिनट्स मिलेंगे। इस लिमिट को पार करने पर 30 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। जियो के फ्री ऑफर्स का मुकाबला करने के लिए ऐसे ही ऑफर एयरटेल भी ला चुकी है। स्पाइस जेट अगले महीने से उड़ान स्कीम के तहत मुंबई से पोरबंदर और कांडला के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। स्पाइस जेट पहली बड़ी एयरलाइंस है जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइट शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट 10 जुलाई से मुंबई से पोरबंदर, फिर मुंबई और मुंबई से कांडला और मुंबई रूट पर
78 सीट वाले बोम्बार्डियर Q400 प्लेन का इस्तेमाल करेगी। मुंबई पोरबंदर रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम सीट का किराया 2250 रुपए होगा, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे। मुंबई से कांडला रूट का किराया 2500 रुपए होगा। छोटे शहरों को एयर सर्विस से जोड़ने के लिए सरकार ने मार्च में उड़ान स्कीम के तहत 128 रूट्स पर 5 एयरलाइंस को उड़ान भरने की मंजूरी दी थी और स्कीम के तहत फ्लाइट की 50% सीटों का 1 घंटे की उड़ान के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए तय किया गया। बाकी सीटों का किराया डिमांड के हिसाब से एयरलाइंस को तय करने का अधिकार होगा। वहीं लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर ग्राहकों के लिए सस्ते टिकट के ऑफर्स लेकर आई है। एयरलाइंस ने 3 दिवसीय मॉनसून स्पेशल सेल का ऐलान किया है। इसके तहत 12 से 14 जून के बीच 39 घरेलू रूट्स के लिए सस्ते में टिकट बुक किए जा सकते हैं। ऑफर के तहत टिकट बुक करने पर 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच यात्रा करनी होगी। इंडिगो कुछ रूट्स पर महज 899 रुपए के टिकट ऑफर कर रहा है। कंपनी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सेल के तहत सस्ते टिकट पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत दिए जाएंगे। वहीं टिकट बुक किए जाने के बाद किराया वापस नहीं होगा। ऑफर के तहत केवल बागडोगरा गुवाहाटी का टिकट 899 रुपए का है। वहीं मुंबई से चेन्नई के लिए 1999 रुपए खर्च करने होंगे। दिल्ली से चेन्नई के लिए 3399 रुपए, वहीं दिल्ली से गोवा के लिए 3399 रुपए और मुंबई से अहमदाबाद का टिकट 1299 रुपए में दिया जाएगा। सरकारी बैंकों के एनपीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उन एनपीए की लिस्ट बनाने के अंतिम चरण में है जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के मर्जर को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। जेटली ने कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ में तेजी लाना और तेजी से एनपीए की समस्या को सुलझाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बैंकिंग एक्ट में बदलाव के बाद वित्त मंत्री के साथ बैंक प्रमुखों की ये पहली बैठक थी। The RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process. And you will shortly be hearing about it. वहीं कर्ज माफी को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि जो राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं उन्हें खुद फंड की व्यवस्था करनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें राज्यों की कोई मदद नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के एक दिन बाद वित्त मंत्री का ये बयान आया है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अगर सभी 1,36,00,000 किसानों का कर्ज माफ करती है तो राज्य पर 1.14 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अगर फडणवीस सरकार सिर्फ छोटे मतलब सीमांत और छोटे किसानों का कर्ज माफ करती है तो राज्य पर 30,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके पहले यूपी की बीजेपी सरकार भी कर्ज माफी का ऐलान कर चुकी है और इससे यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश और पंजाब से भी किसानों की कर्ज माफी की मांगे उठ रही हैं और ऐसे समय में वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि कर्ज माफी के लिए फंड राज्यों को खुद ही जुटाना होगा। I have already made the position concerned that states which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. खबर दिल्ली से सरे नोएडा से रियल एस्टेट रेगुलेटर आने के बावजूद बिल्डर्स और अथॉरिटी की धांधली नहीं खत्म हो रही है। अब लोगों ने नोएडा में लॉजिक्स इंफ्रा और अथॉरिटी पर मिलीभगत करके गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। लॉजिक्स इंफ्रा के ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों का आरोप यह है कि अथॉरिटी ने बिना निरीक्षण के बिल्डर को कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बायर्स का आरोप है कि अपार्टमेंट में लिफ्ट, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद ही नहीं हैं और इसके बावजूद अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया। लॉजिक्स इंफ्रा के लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 143 में है। अथॉरिटी ने भी माना है कि अगर निरीक्षण में गड़बड़ी पाई गई तो बिल्डर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा।
और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव खोसला से। गौरव, बिल्डर को अथॉरिटी ने बिना निरीक्षण के कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? इसमें क्या किसी पर कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, आज लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन प्रोजेक्ट की नोएडा अथॉरिटी में बैठक हुई है, जिसमें ये कहा गया है, बायर्स ने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि बिना लिफ्ट, बिना पानी और बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिल्डर को ओसी कैसे जारी कर दिया गया या सीसी कैसे जारी कर दिया गया। हालांकि अथॉरिटी पर भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि अथॉरिटी ने अपनी इस गलती को माना है कि सिर्फ कागजों के आधार पर ही बिल्डर को ओसी और सीसी जारी किया गया है, लेकिन अथॉरिटी का अब ये कहना है कि 15 जून को फिर से इंस्पेक्शन होगा और अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक आती है या वहाँ पर अगर कोई बिल्डर डिफॉल्ट किया, जो बायर्स ने आरोप लगाए हैं, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसका जो सीसी है उसको रिवोक कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बायर्स है 80 से 90% की पेमेंट दे चुके हैं, उनका क्या? कई जगह ऑफर ऑफ पोजेशन जो जारी बिल्डर ने किया गया, वहाँ पे 18% ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा बायर्स का ये कहना है कि 90% या 90 से 95% पेमेंट दे दी गई है, उसके बाद अब किस तरह की पेमेंट हम करें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बिल्डर ने ये भी बात मानी है कि यहाँ पर जो पानी है वो टैंकर से दिया जाएगा और इसके अलावा जो बिजली है वो जनरेटर से दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठता है नोएडा अथॉरिटी के ऊपर कि आखिर ये सीसी और ओसी कैसे जारी किया गया। जी, बहुत शुक्रिया गौरव और जानकारी के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब शेयर मार्केट की। बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 9600 के स्तर को भी तोड़ दिया, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9600 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स से 166 अंक, निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कैपिटल गुड्स, बैंकिंग शेयर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं फार्मा, पावर, रियल्टी और आईटी शेयरों में आज खरीदारी थी। आईटी और फार्मा इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की माथापच्ची के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी चुनाव की औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने में मदद करेगी। कमेटी में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू शामिल हैं। तीनों नेता एनडीए के घटक दलों से बातचीत करके आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब किसी भी वक्त राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। ये भी बताएं कि राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को चुनाव होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 जून की है और मतगणना 20 जुलाई को होगी।